मतलब एक पल के लिए ना अगर हम सोचें तो ये बात बहुत ही अजीब लगती है। क्या चीज? यही कि कोई लड़का अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है, फिर वो स्टैंड अप कॉमेडी में अपनी किस्मत आजमाता है, लेकिन उसे असली और बेतहाशा स्टारडम तब मिलता है जब वो इंटरनेट पर एक ऐसा खेल स्ट्रीम करना शुरू करता है जिसे दुनिया का सबसे शांत और गंभीर खेल माना जाता है। अरे हाँ, शतरंज। बिल्कुल, शतरंज। और कहानी ना यहीं खत्म नहीं होती। वो लड़का इतना बड़ा क्रिएटर बन जाता है कि उसके शोज को लेकर लिटरली देश की संसद में बहस होने लगती है। मतलब कई राज्यों के मुख्यमंत्री उसके खिलाफ बयान देते हैं और फिर वो सब कुछ हारने के बाद वापस आता है। हाँ, सब कुछ हारने के बाद वो न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करके इतिहास रच देता है। मतलब क्या क्रेजी जर्नी है ये। यार, ये मैं कहूँगा किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। आज की दुनिया में इंटरनेट और क्रिएटर इकोनॉमी किस तरह काम करती है, ये उसकी एक जीती जागती केस स्टडी है। एकदम सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा विषय है भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन, यूट्यूबर, रियलिटी शो होस्ट और इंटरनेट पर शतरंज की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाले स्ट्रीमर समय रैना। मैं बता दूं कि आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, उसमें उनका विकिपीडिया पेज और उसके एकदम लेटेस्ट अपडेटेड संदर्भ शामिल हैं। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कोई व्यक्ति सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के दम पर अपना पूरा साम्राज्य खड़ा करता है, फिर भारी राजनीतिक और कानूनी तूफानों में घिरता है और अंत में एक ऐसी वापसी करता है जो इंटरनेट की दुनिया में एक मील का पत्थर बन जाती। हाँ, और देखा जाए तो ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। मतलब मेरा मानना है कि ये इस बात का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है कि डिजिटल युग में सत्ता, समुदाय और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच का जो टकराव है ना, वो कैसे काम करता है। बिल्कुल ठीक है, आइए से समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पुणे के विद्यार्थी गृह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। इंजीनियरिंग, हाँ, 2017 का वो दौर था जब समय प्रिंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। एक ऐसा कोर्स जिसे उन्होंने खुद खुलेआम समय की बर्बादी करार दिया था। ओ, क्या बात है। हाँ, तो कॉलेज के उसी उबाऊ रूटीन से बचने के लिए ना उन्होंने पुणे के ओपन माइक इवेंट्स में जाना शुरू किया। अनिर्बान दासगुप्ता और अभिषेक उपमन्यु जैसे जो स्थापित कॉमेडियंस थे, उनके लिए ओपनिंग करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे मुंबई के कॉमेडी सर्किट की तरफ रुख कर लिया। यार, ये एक बहुत ही क्लासिक शुरुआत है। मतलब एक युवा जो पारंपरिक और सुरक्षित रास्ते को छोड़कर, यानी इंजीनियरिंग को छोड़कर, एक ऐसे क्षेत्र में कदम रख रहा है जहां कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कोई बैकअप प्लान नहीं। बिल्कुल। कॉमेडी क्लब्स के छोटे कमरों से अपना रास्ता बनाना एक बहुत ही अनिश्चित सफर होता है। और इस सफर में उन्हें पहली बड़ी कामयाबी मिली 2019 में, जब आकाश गुप्ता के सुझाव पर उन्होंने Amazon प्राइम के शो कॉमिक्स्तान 2 में हिस्सा लिया। ओहो, कॉमिक्स्तान। हाँ, वो ना सिर्फ उस शो में चमके बल्कि अंततः आकाश गुप्ता के साथ ही उस शो के सह विजेता भी बने। अब ऐसा लग रहा था कि उनका स्टैंड अप करियर एकदम सेट हो गया। लाइव शोज हो रहे थे, दर्शक आ रहे थे। राइट। लेकिन फिर 2020 की शुरुआत में दुनिया भर में कोविड-19 महामारी आ जाती है और सब जगह लॉकडाउन लग जाता है। सारे आउटडोर शोज, सारे कॉमेडी क्लब्स रातों रात बंद। मतलब एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए ना, जिसका पूरा वजूद मंच पर लाइव दर्शकों की हंसी और उनकी ऊर्जा पर टिका होता है, ये एक तरह का अस्तित्व का संकट था। हाँ, बिल्कुल। रातों रात आपकी कला का पूरा इकोसिस्टम शून्य पर आ गया था। और यहीं पे कहानी में वो अप्रत्याशित मोड़ आता है जिसने पूरे इंटरनेट की दुनिया को हैरान कर दिया। मतलब मैं सोच रही थी, ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कोई मशहूर हैवी मेटल रॉक स्टार अचानक से लाइव आकर सिलाई बुनाई सिखाने लगे। और लाखों लोग उसे पागलों की तरह देखने लगे। लिटरली। तो हुआ ये कि तन्मय भट्ट के सुझाव पर समय ने अपने यूट्यूब चैनल पर शतरंज स्ट्रीम करना शुरू किया। मतलब स्टैंड अप कॉमेडी से सीधा शतरंज। ये कोई ऐसा खेल तो है नहीं जिसे आमतौर पर लोग घंटों बैठकर स्क्रीन पे देखते हो। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना, वो ये है कि समय ने शतरंज के साथ जो किया वो केवल खेल खेलना नहीं था। उन्होंने खेल के पूरे व्याकरण को, उसके ग्रामर को ही बदल दिया। अच्छा, कैसे?
मतलब शतरंज को हमेशा से एक बहुत ही संभ्रांत, गंभीर और बौद्धिक खेल माना जाता रहा है। दो खिलाड़ी चुपचाप बैठे हैं, कोई आवाज नहीं हो रही है। हाँ, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। राइट। लेकिन समय ने इसमें एक गली क्रिकेट वाला हास्य और संवाद डाल दिया। उन्होंने शतरंज के उस गंभीर आवरण को तोड़कर उसे सीधा आम जनता के बेडरूम तक पहुंचा दिया। हाँ, और जिस तरह से वो खेलते थे ना, बाप रे, मतलब शतरंज के AI वैल्यूएशन बार का मजाक उड़ाना, अजीबोगरीब चालें चलना और अपने दोस्तों के साथ लगातार ट्रैश टॉक करना। बिल्कुल। उन्होंने दुनिया भर के दिग्गजों को एक साथ ला खड़ा किया। स्रोत बताते हैं कि कैसे उन्होंने एगिड मैटर जैसे दुनिया के सबसे बड़े शतरंज यूट्यूबर्स को अपनी स्ट्रीम पर जोड़ा। हाँ, एगिड मैटर तो बहुत बड़ा नाम है। और जब भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती ने ये सब देखा तो उन्होंने भी जोड़ने की इच्छा जताई। यहाँ ये जानना बेहद दिलचस्प है कि विदित ने खुद ट्विच, जो कि गेमर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है, उसे छोड़कर यूट्यूब पर आने का पूरा श्रेय समय रैना को दिया। यार, ये कोई छोटी घटना नहीं थी। ग्रैंड मास्टर्स जो पूरी जिंदगी एक बहुत ही अनुशासित माहौल में शतरंज खेलते आए थे, उन्हें अचानक से एक नई युवा और बेहद शोरगुल वाली दर्शक संख्या मिल रही थी। और सिर्फ विदित ही नहीं, विश्वनाथन आनंद, गैरी कास्परोव और मैग्नस कार्लसन जैसे विश्व चैंपियंस भी उनके चैनल पर आके खेल रहे थे। क्या बात है। और सिर्फ शतरंज के खिलाड़ी ही क्यों, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान, मतलब इन सब की मौजूदगी से खेल और पॉप कल्चर का एक अभूतपूर्व संगम हो रहा था। हाँ। और इन सब के बीच ना उनका खुद का खेल भी लगातार बेहतर हो रहा था। मई 2021 में समय ने $10,000 का बोटेज बुलेट इनविटेशनल टूर्नामेंट जीता, जहां वो अकेले भारतीय स्ट्रीमर थे। वाह। और फिर दिसंबर 2025 में उन्होंने chess.com द्वारा आयोजित सुपर पॉग जैम्स टूर्नामेंट भी जीता। इस टूर्नामेंट की $10,000 की इनामी राशि उन्होंने हैती की लड़कियों के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली संस्था लीडे हैती को दान कर दी। ये काफी कमाल की बात है। हाँ, और इसके अलावा भी उन्होंने कचरा बीनने वालों और बाढ़ पीड़ितों के लिए भी भारी फंड जुटाया। तो इस तरह के कदम दिखाते हैं कि मंच का उपयोग केवल खुद को प्रमोट करने के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि एक वास्तविक सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए किया जा रहा था। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाना चाहती हूँ। देखा जाए तो लॉकडाउन के समय ना हर किसी का यूट्यूब चैनल चल रहा था। सब घर पर ही थे। हाँ, लोग घरों में बंद थे, किसी के पास बाहर जाने का विकल्प नहीं था, तो व्यूज आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो क्या ये शतरंज वाली सफलता महज एक कोविड बबल नहीं था? अच्छा, मतलब क्या उन्होंने सच में शतरंज के इकोसिस्टम को बदला, या बस सही समय पर सही जगह मौजूद होने का फायदा उठाया? हाँ, ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक है कि यह सिर्फ महामारी का नतीजा था। लेकिन जब दुनिया खोली और लॉकडाउन खत्म हुआ, तब भी उनके दर्शकों की संख्या बनी रही। अच्छा, तो बबल नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सिर्फ व्यूज नहीं बटोरे यार, उन्होंने एक पूरा ढांचा तैयार किया। कॉमेडियंस ऑन बोर्ड टूर्नामेंट्स की ही बात कर लें, जहां उन्होंने अपने साथी कॉमेडियंस को शतरंज खेलने के लिए प्रेरित किया और उसका सीधा प्रसारण किया। इसके अलावा चेस सुपर लीग का आयोजन, जिसे उन्होंने चेसबेज इंडिया और नोडविन गेमिंग के साथ मिलकर शुरू किया था। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। इसमें ना 40 लाख रुपए का प्राइस पूल था। तो ये कोई बबल नहीं था। उन्होंने सचमुच भारत में शतरंज के लिए एक पूरी नई समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी थी। बात तो सही है। और शतरंज को इस स्तर तक लोकप्रिय बनाने के बाद कोई भी क्रिएटर सोच सकता है कि भाई अब मेरा करियर सुरक्षित है, मैं बस यही करता रहूंगा। लेकिन यहाँ चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, यहाँ से गेम बदलता है। बिल्कुल। समय अपनी महत्वाकांक्षाओं को केवल यूट्यूब स्ट्रीमिंग तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। शतरंज से हटकर जून 2014 में उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट नाम का एक रियलिटी शो लॉन्च किया। ये एक ऐसा मंच था जो अजीबोगरीब छुपी हुई प्रतिभाओं और हास्य को एक साथ ला रहा था। इंडियाज गॉट टैलेंट, यार ये सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो सीरीज नहीं थी, ये डिजिटल संस्कृति को एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया था। राइट। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका प्रभाव मुख्य धारा के संगीत में भी दिखने लगा था।
अहे बिल्कुल। भारतीय हिप हॉप जोड़ी सीधे मौत के बेहद मशहूर गाने 11 के म्यूजिक वीडियो में उनका कैमियो होना, और उसके बाद रैपर कृष्णा के गाने सेंसिटिव में उनका नजर आना, ये चीजें दिखाती हैं कि उनका प्रभाव सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं था। हाँ। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने टेक की दुनिया में सीधा कदम रख दिया। ऐप लॉन्च किया था ना। हाँ, इंडियाज गॉट लेटेंट का अपना एक अलग ऐप लॉन्च किया गया, और वो ऐप कुछ ही घंटों में एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर के टॉप चार्ट्स पर पहुंच गया। लेकिन मैं सोच रही थी, एक यूट्यूबर का इस तरह अपना खुद का ऐप बनाना, क्या ये गैर जरूरी जोखिम नहीं था? मतलब यूट्यूब तो है ही ना। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यहाँ एक क्रिएटर इकोनॉमी 2.0 का मास्टर क्लास दे रहा था। वो कैसे? जब कोई यूट्यूबर वीडियो बनाता है ना, तो वो असल में यूट्यूब या गूगल के एल्गोरिदम से दर्शक किराए पर ले रहा होता है। अच्छा, हाँ सही बात है। लेकिन अपना खुद का ऐप लॉन्च करने का मतलब है कि आप अपना पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रहे हैं। समय खुद को सिर्फ एक वीडियो बनाने वाले से एक पूर्ण OTT प्लेटफॉर्म में बदलने का प्रयास कर रहे थे। वो पारंपरिक मीडिया घरानों और टीवी नेटवर्क्स को सीधे चुनौती दे रहे थे। लेकिन जब आप इतने बड़े हो जाते हैं, जब आपका मंच पारंपरिक टीवी नेटवर्क्स को टक्कर देने लगता है, तो आप अचानक उन लोगों की नजरों में आ जाते हैं जो संस्थाएं चलाते हैं। बिल्कुल। राजनीतिक और कानूनी रडार पर आना तय हो जाता है। अब कहानी उस चरण में प्रवेश करती है जहां चीजें बहुत ही डार्क और जटिल हो जाती हैं। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ ये स्पष्ट करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि इस चर्चा में हमारा मकसद ये तय करना बिल्कुल नहीं है कि कौन सही था और कौन गलत। एकदम सही। हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी या किसी भी विवादित कृत्य का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा काम केवल स्रोत सामग्री में दर्ज घटनाओं और उनके कानूनी परिणामों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना है। हाँ, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो विवादों की शुरुआत होती है जुलाई 2022 से। उस समय अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रो बनाम वेड नाम का एक ऐतिहासिक फैसला पलटा था, जो गर्भपात के अधिकारों से जुड़ा था। उस फैसले के संदर्भ में समर के एक ट्वीट ने इंटरनेट पर भारी हंगामा खड़ा कर दिया, भारी आलोचना हुई। राइट। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे अमेरिका के एक कानूनी फैसले पर भारत में बैठे एक कॉमेडियन के ट्वीट से स्थानीय स्तर पर तूफान खड़ा हो सकता है। यह इंटरनेट के वैश्वीकरण को दर्शाता है। बिल्कुल। लेकिन असली और सबसे बड़ा तूफान तो फरवरी 2025 में आना बाकी था। अरे हाँ, वो विवाद तो इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड को लेकर शुरू हुआ था, जिसने पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया था। हाँ, 10 फरवरी 2025 की बात है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने खुद सामने आके ट्वीट किया कि गुवाहाटी पुलिस ने समय रैना और उनके शो से जुड़े अन्य प्रमुख क्रिएटर्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। और इसमें और भी लोग थे ना? हाँ, रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा शामिल थे। आरोप था कि शो में अश्लीलता फैलाई गई और अभद्र चर्चा की गई। और यहाँ सबसे गौर करने वाली बात वे धाराएं हैं जिनके तहत ये मामला दर्ज हुआ था। हाँ, स्रोत के अनुसार ये मामला भारतीय न्याय संहिता 2023, IT एक्ट 2000, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 और महिलाओं के अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के तहत दर्ज किया गया था। अब इन धाराओं के निहितार्थ को, मतलब इनके पीछे के मतलब को समझना बहुत जरूरी है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट आमतौर पर सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस पर लागू होता है। राइट, यूट्यूबर्स पर तो नहीं होता जनरली। बिल्कुल नहीं। एक यूट्यूब वीडियो या एक इंटरनेट शो पर सिनेमेटोग्राफ एक्ट का लागू होना इस बात का सीधा संकेत है कि सरकारें और कानूनी संस्थाएं अब इंटरनेट क्रिएटर्स को बड़े मीडिया घरानों के बराबर रखकर देख रही हैं। ये एक बहुत बड़ा कानूनी पैराडाइम शिफ्ट था। हाँ, और ये मामला सिर्फ पुलिस स्टेशन तक सीमित नहीं रहा यार। भारतीय संसद के शून्यकाल में 0 आवर में इस मुद्दे को बाकायदा उठाया गया और यूट्यूब कंटेंट को रेगुलेट करने की मांग की गई। बाप रे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और नोटिस जारी किए। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सार्वजनिक रूप से इन टिप्पणियों की निंदा की। अंततः दबाव इतना बढ़ गया कि उस विवादित एपिसोड को यूट्यूब से हटाना पड़ा।
अब आप ही सोचिए, जब एक क्रिएटर के खिलाफ कई राज्यों के मुख्यमंत्री खड़े हों, मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा हो और देश की संसद में उसके कंटेंट पर बहस चल रही हो, मेरा मतलब है कोई भी सामान्य इंसान यही सोचेगा ना कि इस व्यक्ति का करियर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। ये जो पूरा टकराव था ना, वो केवल एक कॉमेडियन और एक राज्य की पुलिस के बीच का मामला नहीं था। अच्छा। ये इंटरनेट की बेलगाम कॉमेडी बनाम संस्थागत सीमाओं के बीच का एक बहुत गहरा टकराव था। वो कैसे? देखिए, पारंपरिक मीडिया हमेशा से एक तय सेंसरशिप के तहत काम करता आया है, लेकिन इंटरनेट को हमेशा एक मुक्त अनफिल्टर्ड जगह माना जाता था। हाँ, जहाँ कुछ भी बोल सकते हैं। राइट। लेकिन जब उस अनफिल्टर्ड जगह से निकला कोई शो मुख्य धारा के विमर्श से भी बड़ा हो जाए, तो सत्ता का ध्यान उस पर जाना तय है। एक तरफ कानूनी और सामाजिक संस्थाएं हैं जो अपनी जिम्मेदारी के तहत हस्तक्षेप करती हैं, और दूसरी तरफ क्रिएटर है जो अपनी कला और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है। चारों तरफ से कैंसिल हो जाना, अपना सबसे सफल शो बंद करना और लगातार कानूनी लड़ाइयां लड़ना, ये किसी का भी मानसिक संतुलन बिगाड़ सकता है यार। बिल्कुल। ऐसा लगा कि शायद अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है, सब खत्म। लेकिन फिर आता है अगस्त 2025 का महीना, और डिजिटल मनोरंजन के इतिहास में इसे शायद सबसे शानदार कमबैक की तरह याद रखा जाएगा। हाँ, पूरी तरह खामोश रहने के बाद समय रैना ने एक नए स्टैंड अप टूर की घोषणा की। इसका नाम ही सब कुछ बयां कर रहा था, स्टिल अलाइव एंड अनफिल्टर्ड। हाँ, स्टिल अलाइव। मतलब साफ था, इतने बड़े विवाद और संस्थागत हमले के बाद भी मैं अभी जिंदा हूं और मेरी आवाज अभी भी बेबाक है। और दर्शकों का रिएक्शन कैसा था? स्रोत बताते हैं कि टिकट खिड़की खुलते ही सिर्फ 1 घंटे के भीतर 40,000 टिकट बिक गए। यार, 1 घंटे में 40,000 टिकट बिकना ये कोई साधारण बात नहीं है। ये इस बात का सबूत था कि मुख्य धारा के विवादों के बावजूद उनका जो कोर दर्शक वर्ग था वो पूरी तरह से उनके साथ खड़ा था। बिल्कुल। ये टूर बेंगलुरु से शुरू हुआ, दिल्ली तक गया और फिर 2026 में एक ऐसा मुकाम आया जिसने सबको हैरान कर दिया। समय ने न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म किया। वाओ, MSG था। इसके बाद 7 मार्च 2026 को लंबे अंतराल के बाद उन्होंने अपना डेब्यू कॉमेडी स्पेशल यूट्यूब पर रिलीज किया, उसी नाम से स्टिल अलाइव। और ये स्पेशल केवल चुटकुलों का संग्रह नहीं था, मतलब ये बहुत ही कच्चा और वास्तविक था। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक मंच पर अपने चुटकुले सुनाते हुए समय अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और रो पड़े। उन्होंने हजारों दर्शकों के सामने खुलेआम स्वीकार किया कि विवादों और कानूनी पचड़ों के दौरान वो पूरी तरह से टूट चुके थे। ये बहुत बड़ी बात है बोलना। हाँ, ये वो पल था जहां एक लार्जर देन लाइफ क्रिएटर और उसके दर्शकों के बीच की दीवार पूरी तरह से गिर गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि 2025 में ही इस भारी विवाद के बीच वो तन्मय भट्ट के साथ टेलीविजन के सबसे बड़े शो कौन बनेगा करोड़पति में बतौर कंटेस्टेंट दिखाई दिए। अरे हाँ, KBC वाला एपिसोड। हाँ, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बनाए रखा। तो इस सब का क्या मतलब है? एक व्यक्ति जो कानूनी और सामाजिक रूप से पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया गया था, वो वापस इतनी बड़ी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया? देखिए, अगर इस पूरी घटना को क्रिएटर इकोनॉमी के नजरिए से देखा जाए ना, तो ये ऑडियंस लॉयल्टी का सबसे बड़ा स्ट्रेस टेस्ट था। पारंपरिक मीडिया के युग में अगर कोई बड़ा न्यूज चैनल, राजनेता या संस्था आपको बॉयकॉट कर दे तो आपका करियर तुरंत खत्म हो जाता था। हाँ, क्योंकि ऑडियंस तक पहुंचने का रास्ता ही वही था। एकदम सही, नियंत्रण उनके पास था। लेकिन इंटरनेट के विकेंद्रीकृत युग में, डिसेंट्रलाइज्ड युग में सत्ता बदल चुकी है। अब किसी क्रिएटर की वापसी अदालतें या टेलीविजन नेटवर्क्स तय नहीं करते। तो कौन करता है? उसकी वापसी तय करता है वो समुदाय जो उसने सालों की मेहनत से बनाया है। अगर वो कम्युनिटी आपके पीछे खड़ी है ना, तो संस्थागत धक्के भी आपको स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकते। ये पूरी कहानी डिजिटल युग में सर्वाइवल का एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। एक संघर्षरत ओपन माइकर का इंजीनियरिंग छोड़ना, फिर शतरंज जैसे शांत खेल में तूफान ला देना। जब सब कुछ सही चल रहा हो तब इंडियाज गॉट टैलेंट जैसा जोखिम भरा प्रयोग करना और अपना खुद का ऐप लॉन्च करना। और फिर भारी मुकदमों और सार्वजनिक आलोचना के बीच टूटने के बजाय अपने मंच और अपनी कला के रूप को लगातार बदलते रहना। ये स्पष्ट करता है कि डिजिटल दुनिया में सफलता कोई सीधी रेखा नहीं है, ये लगातार खुद को ढालने और लचीलेपन की कहानी है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए स्रोत सामग्री में दर्ज इन तमाम घटनाओं को देखकर एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आता है। क्या?
जब हम देखते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी जो कभी शहर के छोटे अंधेरे कमरों और क्लबों के बेसमेंट तक सीमित की, आज वो देश की संसद की बहसों का हिस्सा बन गई है, तो हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या आज के ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारी कला की सीमाएं और नियम तय कर रहे हैं, या हमारी कला उन प्लेटफॉर्म्स की तय सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर हो चुकी है? उफ, ये एक ऐसा सवाल है जो इंटरनेट का उपयोग करने वाले हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देगा। हाँ, शायद वो इंसान जो शुरुआत में उस पुरानी प्रिंटिंग प्रेस की मशीन के सामने खड़ा था, उसने साबित कर दिया है कि तयशुदा लकीरों से बाहर निकलकर जो लकीरें खींची जाती हैं, उन्हें मिटाना इतना आसान नहीं होता। बहुत सही कहा। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इन तमाम घटनाओं को देखने और समझने का एक नया और स्पष्ट नजरिया आप लोगों को दिया होगा।